अब इस लेक्चर में पीटी 365 के बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग वो टॉपिक करेंगे जो कि आपके पीटी 365 में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीन एडिटिंग और उस पर हमारा फोकस रहेगा क्रिस्पर-cas9 टेक्नोलॉजी पे। दूसरा हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टेम सेल के बारे में देख लेंगे कि ये क्या होता है, कैसे अलग होता है बाकी सेल से। और लास्ट में 3 पेरेंट बेबी जिस पे यूपीएससी का फोकस रखता है। ये दोनों एरिया जो है यूपीएससी के फेवरेट हो सकते हैं कभी भी। 3 पेरेंट बेबी में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के बारे में भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, क्योंकि उसी का सॉल्यूशन है 3 पेरेंट बेबी कहीं ना कहीं से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्रिस्पर-cas9 टेक्नोलॉजी से, जीन एडिटिंग से। तो सबसे पहले अगर जीन एडिटिंग की बात करें तो देखिए जीन मॉडिफिकेशन जो करते हैं, तो जीन मॉडिफिकेशन ऑब्वियसली जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हो ना, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप जीन मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, है ना, और जीन एडिटिंग भी कर सकते हो। ये जो टर्म है जीन एडिटिंग, ये स्पेसिफिकली ना इन वाइवो ऑन साइट, इन वाइवो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में या ऑन साइट एक पार्टिकुलर जीन को ही एडिट करना होता है उसके जीनोम के अंदर, ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर। जैसे मान लीजिए कि एक जीन है ना, ये इसको एडिट करें तो जीन एडिटिंग हो गया, है ना। और जीन मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन क्या होगा, आप वहाँ से फॉरेन डीएनए जो है, बाहर से किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए लाओ। जैसे मान लीजिए कि एक किसी का अपना डीएनए है, ऐसा आप बाहर से कहीं और से डीएनए लेकर आते हो और इसके अंदर इंसर्ट करके उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हो, तो दिस विल बी कॉल्ड एज जीन मॉडिफिकेशन। और जीन एडिटिंग में एक डीएनए है, उसी को आपने काट दिया, जोड़ दिया, कैसे भी चेंज कर दिया अंदर ही अंदर, तो वो जीन एडिटिंग हो गया। तो जीन मॉडिफिकेशन बहुत चलता है, लेकिन जीन एडिटिंग करने में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि ये इन वाइवो कई बार करने की जरूरत पड़ती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये हमेशा से परेशानी रही है, और इसी में जो है क्रिस्पर-cas9 ने जो है वहाँ पे रिवॉल्यूशन ला दिया है। नोबेल प्राइज़ तक मिल गया 2020 में इस टेक्नोलॉजी के लिए। देखिए, जीन एडिटिंग के यूज़ में क्रिस्पर-cas9 टेक्नोलॉजी को पढ़ें, उसके पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि एज एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी बैक्टीरिया में क्रिस्पर-cas9 टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसी से हमने सीखा हुआ है। इसके लिए विकीपीडिया पे आर्टिकल है, ऐसे आपको पढ़ के नहीं समझ में आएगा। मैंने रीडिंग की हुई है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सिंप्लीफाई करके कि कैसे काम करता है, उसके बाद आप जीन एडिटिंग आराम से समझ जाओगे। कंप्लीटली फोकस के साथ सुनिए। अभी हम cas9 की बात नहीं करेंगे, अभी हम बस क्रिस्पर की बात करेंगे। क्रिस्पर होता क्या है, देखिए क्रिस्पर एक वर्ड है, एक्रोनिम है। इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड। सी से क्लस्टर्ड मतलब एक जगह जमा, लेकिन RI से क्या है, रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। कुछ नहीं है, डीएनए या आरएनए का एक जगह पे बहुत क्लस्टरिंग हो और बार बार वो रिपीटेड फॉर्म में हो, एक तरह का ना, ये जब देख रहे हैं ना आप, ये पूरा का पूरा एक कास्केड बोला जाएगा। इसमें जो है पूरा का पूरा, इसमें क्रिस्पर जो सिस्टम है पूरा इसमें दिख रहा है आपको, मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे डीएनए सीक्वेंस जो होते हैं, ये जो क्रिस्पर होता है मतलब क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, ये सबसे पहले कहाँ देखा गया, ये सबसे पहले देखा गया डीएनए बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया आर्किया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना। जो ट्रू न्यूक्लियस हो गया, जैसे हम लोग हैं तो हम यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू होता है, और ट्रू होने के पहले का जो स्टेज है प्राइमरी, तो प्रोकैरियोटिक है। तो बैक्टीरिया आर्किया ये सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेनली बैक्टीरिया याद रखिए। तो बैक्टीरिया के डीएनए सीक्वेंस में प्रेजेंस देखी गई क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट की, जिसकी आप ये फोटो देख रहे हैं। तो क्या होता है, ये क्यों देखा जाता है बैक्टीरिया में, देखिए एक बैक्टीरिया है, उसका मान लीजिए कि यहाँ पे सेल है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरिया पे जो वायरस अटैक करता है उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरिया का बहुत बड़ा दुश्मन है वायरस। हर बैक्टीरिया पे वायरस के अटैक होते रहते हैं। वायरस क्या करेगा, वायरस जाएगा और इसके साथ जो है अपना जेनेटिक मटेरियल वगैरह जोड़ देगा, दूसरे कलर में दिखा देता हूँ, अपना जेनेटिक मटेरियल जोड़ देगा। बैक्टीरिया का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है कि वो उस जेनेटिक मटेरियल को एक बार इन्फेक्ट हो गया तो उसको क्या कर लेता है, रिकग्नाइज कर लेता है। जैसे इम्यूनिटी आपकी डेवलप हो जाती है ना एक बार इन्फेक्शन के बाद कई डिजीजेज में, तो बैक्टीरिया को तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियोफेज होंगे, बहुत सारे अटैक होते रहते होंगे। बट जैसे जैसे अटैक होता जाएगा, अगर बैक्टीरिया मरे ना तो वो उसको रिकग्नाइज कर लेगा। रिकग्नाइज कैसे करेगा, वायरस का जो डीएनए है ना, डीएनए आरएनए, उसको रिकग्नाइज कर लेता है और फिर उसको खुद से ट्रीट करता है। कैसे ट्रीट करता है, एक बार उसने समझ लिया
कि वायरस जो है बैक्टीरियोफेज जो है उसमें ये डीएनए बाहर से आया था। नेक्स्ट टाइम मान लीजिए कि यही बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा ना, तो इसके पास उसको रिकॉग्निशन की कैपेसिटी होती है, जस्ट लाइक वैक्सीनेशन। और फिर वो क्या करता है, उससे बाइंड करता है अपने क्रिस्पर सिस्टम को और उस पर अटैक करवाता है एक Cas9 का। Cas9 क्या है? Cas9 एक एंजाइम है और इस एंजाइम का काम क्या होता है, ये वायरस के डीएनए को तोड़ देता है। एक बार रिकॉग्नाइज हो गया, रिकॉग्नाइज हुआ किससे? क्रिस्पर पे एसोसिएटेड एक सिस्टम होता है, क्रिस्पर पे एक आरएनए की सीक्वेंस होती है जो फॉरेन जैसे ही आया ना बैक्टीरियोफेज, उसके साथ वो बाइंड कर जाएगा कि हमने तो तुम्हें पहले देखा, तुम्हारे सीक्वेंस को समझाया। जैसे ये बाइंडिंग होगी ना, इस बाइंडिंग को रिकॉग्नाइज करता है Cas9 और जाके वहाँ पे एक सेलेक्टिवली जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल आया है उसको ब्रेक कर देता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ। एक यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। कल को इस पे वायरस ने अटैक किया, वो जेनेटिक मटेरियल मान लीजिए कि यहाँ पे इसके साथ इंटीग्रेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, इंटीग्रेट हो गया, ये बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में चला गया वायरस, लेकिन बैक्टीरिया एक बार इन्फेक्ट हो गया। अब बैक्टीरिया को ये पता है कि ये पार्टिकुलर जो पोर्शन आया हुआ है ये बाहर से आया हुआ है। बाहर से कहाँ से आया हुआ है? बैक्टीरियोफेज से। बैक्टीरियोफेज मतलब क्या होता है? जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है वायरस, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, है ना। माइकोफेज मतलब जो फंगस पे अटैक करेगा, राइट। इस तरह से वायरस के नाम होते हैं। तो यहाँ पे वायरस ने आया था, वायरस ने ब्लू कलर का यहाँ पे मान लीजिए कि जेनेटिक मटेरियल डाल दिया। अब बैक्टीरिया को पता है कि ये बाहर से बैक्टीरियोफेज ने मुझे ये ब्लू दिया हुआ है, तो उसके सिस्टम में ना ये ऐसा क्रिस्पर नाम का ऐसा कैस्केड बना होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। जो आप रेड देख रहे हो ना वो वायरस से आया हुआ है, ठीक है, और जो ग्रीन देख रहे हो वो बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल से बाइंड कर रहा है। तो जैसे ही सेम बैक्टीरियोफेज मान लीजिए कि फिर से अटैक करने आएगा ना, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना एक आरएनए का सीक्वेंस इस क्रिस्पर के थ्रू वहाँ पे भेजेगा। मान लीजिए कि फिर से बैक्टीरियोफेज आया, तो कैसा कलर का भेजेगा बैक्टीरियोफेज? इस तरह का अपना जेनेटिक मटेरियल भेजेगा। वायरस क्या करेगा कि उससे बाइंड करने के लिए सेम सीक्वेंस का, चूंकि इसने रिकॉग्नाइज कर लिया यहाँ पे तो ऑलरेडी लोकेटेड है ना, ऐसा रिकॉग्नाइज कर लिया, तो सेम से उसको बाइंड करने के लिए एक चीज़ भेजेगा। वो क्या होगी? वो क्रिस्पर होगी। लेकिन क्रिस्पर में भी क्या, क्रिस्पर में एक आरएनए होगा, तो गाइडिंग आरएनए हो गया। गाइड कर रहा है, किस चीज़ को गाइड कर रहा है मैं बता रहा हूँ। ये जैसे ही ज्वाइन बनेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक तरफ वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, एक तरफ बैक्टीरिया का क्रिस्पर पे लगा हुआ आरएनए है, बाइंड हो गया। अब जैसे ये बाइंडिंग होती है ना, तो बैक्टीरिया की एक चीज़ इसको रिकॉग्नाइज करती है, Cas9। Cas9 क्या है? एक एंजाइम है, लेकिन कैसा एंजाइम है? एंजाइम मतलब प्रोटीन, कैसा एंजाइम है ये ना न्यूक्लिएज है, इंडोन्यूक्लिएज या न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज का मतलब क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करना मतलब न्यूक्लिएज होता है, ओके। दैट मीन्स कि Cas9 इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई जुड़ गया है हमारे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल ने, आरएनए ने, जो कि क्रिस्पर पे लोकेटेड है, बाहर से आए हुए बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल से बाइंड कर लिया। तो इसीलिए ये जो आरएनए है ये गाइडिंग आरएनए हो गया। किसको गाइड कर रहा है ये बताइए? Cas9 को गाइड कर रहा है कि देखो हमने बाइंड किया है बाहर से आए हुए वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ, हम क्रिस्पर पे बैठे हुए हैं और वहाँ से जाके हमने ज्वाइन किया है। जैसे ही Cas9 इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ऐसी ज्वाइनिंग हो गई है, वो क्या करेगा Cas9 पता है आपको? वो तोड़ देगा ब्लू कलर वाले वायरस के जेनेटिक मटेरियल को, सेलेक्टिवली डीएनए को काटेगा, एकदम प्रिसाइजली डीएनए को सेलेक्टिवली कट करेगा यहाँ पे, सेलेक्टिवली, प्रिसाइजली। और इस तरह से जो है बैक्टीरिया अपने आप को सब्सिक्वेंट बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन से बचाता है। तो एक तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई। पहली बार में नहीं पता था, लेकिन सेकंड टाइम अटैक करने आया तो पता चल गया, तो एक्वायर हुई है इम्यूनिटी, बर्थ से नहीं है। तो ये बैक्टीरिया में जो सिस्टम है इसका हम बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम भी एक ऐसा क्रिस्पर सिस्टम बना सकते हैं, उसमें आरएनए लोकेट कर सकते हैं और अटैक करवा सकते हैं, तो हम भी वायरस से बच सकते हैं। बट हम खाली वायरस से नहीं, हम कहीं जाने कि शरीर में किसी के डिफेक्टिव जीन है, मान लीजिए ये डिफेक्टिव जीन है, पता चला, तो हम क्या करेंगे कि क्रिस्पर सिस्टम पे बैठा के एक ऐसे आरएनए को भेजेंगे जिसका सीक्वेंस एकदम डिफेक्टिव जीन के बराबर होगा, तो जाके एग्जैक्टली वो वहाँ पे बाइंड कर जाएगा। जैसे ही ये बाइंडिंग होगी ना, जैसे ही ये बनेगा, तो फिर Cas9 जो डाला जाएगा क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग में, वो Cas9 क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और इस पूरे बाइंडिंग को जाके वो
वहाँ पे जो आपका जो डिफेक्टिव डीएनए था बस उसी को जाके कट कर देगा, तोड़ देगा, मार देगा, साइलेंस कर देगा, बहुत तरह की चीज़ें कर सकता है। तो ये जीन एडिटिंग हो गई कि नहीं हो गई ऑन द साइट इन वाइवो। एम्ब्रायो में भी जीन एडिटिंग किए जा सकते हैं क्रिस्पर Cas9 से, और बहुत तरह की जेनेटिक डिजीजेज खत्म की जा सकती हैं, लेकिन इस पर बहुत विवाद उठा है कि भाई इतना सही है करने की गलत। इस विकिपीडिया का आप जो ये पैराग्राफ है मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुली रिटन है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये थोड़ा सा चाहिए, है ना। तो क्रिस्पर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट रिवॉल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी है। Palindromic reports is a family of DNA sequence found in the genomes of prokaryotic organisms. These sequences are derived from DNA fragments. अब देखिए RNA DNA में कंफ्यूज मत होइए, पूरा सिस्टम में DNA उस पर वर्क कर रहा RNA. These sequences are derived from DNA fragments of bacteriophage. कैसे ये सीक्वेंस बना ये क्रिस्पर पूरा? वही जो बैक्टीरियोफेज ने पहले अटैक किया था ना, इन्फेक्ट किया था, उसी का यहाँ पे एसिमिलेशन करके ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, तभी तो रिकॉग्निशन रहेगी ना। तो क्रिस्पर सिस्टम में बैक्टीरियोफेज का पहले का जेनेटिक मटेरियल घुसा हुआ। दे आर यूज टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय डीएनए फ्रॉम सिमिलर बैक्टीरियोफेजेस ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन। तो जैसे ही आएगा बाहर से डिटेक्ट कर लेगा कि हमने तो तुमसे पहले ऑलरेडी लिया था ये चीज़, देखो हमने यहाँ पे रखा है, हम अब तुमको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हेंस दिस सीक्वेंसेज प्ले, देखिए रिकॉग्नाइज मतलब क्या है, सेम जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, सेम सीक्वेंस आना, ऑलरेडी इनके सीक्वेंस में डला हुआ है ये क्रिस्पर में। हेंस दिस सीक्वेंसेज प्ले ए की रोल इन एंटीवायरल, किस में, एंटीफेज डिफेंस सिस्टम ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड प्रोवाइड देम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये इतना इन्फेक्शन होता है कि जितना सीक्वेंस किया गया बैक्टीरिया ना, उसमें 50% में, आधे में क्रिस्पर मिल गए, आर्किया में 90% में मिल गए। तब Cas9 क्या है? Cas9 का फुल फॉर्म ऐसा क्यों है? Cas9 क्या है? Cas9 क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 है, क्योंकि क्रिस्पर उसको गाइड कर रहा है, क्रिस्पर का RNA उसका गाइडिंग मॉलिक्यूल है, तो क्रिस्पर एसोसिएटेड हो गया ना Cas9। Cas9 तभी एक्टिवेट होगा जब क्रिस्पर जो है फॉरेन जेनेटिक मटेरियल से बाइंड कर लेगा। तो क्रिस्पर Cas9 इज एन एंजाइम दैट यूजेज क्रिस्पर सीक्वेंस एज ए गाइड टू रिकॉग्नाइज कर लेता है, जाके लग जाता है वहाँ पे और क्लीव कर देता है उस स्पेसिफिक DNA को जो कि वायरस से आया हुआ है। तो क्रिस्पर सीक्वेंस ऐसे काम करता है ना। और जो वायरस से जेनेटिक मटेरियल आया वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा? क्रिस्पर के सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। Cas9 एंजाइम टुगेदर विद क्रिस्पर सीक्वेंसेस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ए टेक्नोलॉजी नोन एज, यही जो टेक्नोलॉजी को क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इससे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन एडिटिंग की जा सकती है, और अगर एम्ब्रायो स्टेज पे करती तो बच्चा बिल्कुल हेल्दी पैदा होगा। द एडिटिंग प्रोसेस हैज ए वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस, बायोलॉजिकल रिसर्च में हर कुछ जो है इसका एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में, डिजीज के ट्रीटमेंट में। और इसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में 2020 में इमैनुअल कारपेंटियर को और जेनिफर दौड़ना को। ठीक, आप इसकी फ़ोटो देखिए एक बार, है ना। इसमें जो रेड वाला आप देख रहे हैं ना, ये रेड वाला क्या है? वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए है। और क्रिस्पर आरएनए क्या है? ये जो ग्रीन वाला है ना, क्रिस्पर आरएनए, ये पूरा का पूरा क्रिस्पर सिस्टम हो गया, कास्केड हो गया। उसमें देखिए ये ग्रीन वाला क्या है? आरएनए है। आरएनए क्या करता है? गाइड की तरह काम करता है। किससे बाइंड हो गया? रेड वाले फॉरेन वायरस के जेनेटिक मटेरियल से ये बाइंड हो गया ना। मॉलिक्यूल तो ऐसे ही बाइंड होंगे ना, इतना सिंपल पिक्चर नहीं होता। और ये पूरा का पूरा कास्केड क्या है? क्रिस्पर सिस्टम हो गया। इसमें बहुत कुछ है इधर उधर, लेकिन वो आपको नहीं जानना है। आपको खाली ये जानना है कि देखिए आरएनए ग्रीन वाला बाइंड हो गया, तो आरएनए बाइंड किसके हुआ सीक्वेंस के साथ? वो हुआ फॉरेन जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए आया हुआ है। अब इस पूरे को जैसे ही ये बनेगा ना, Cas9 जो है एक्टिवेट हो जाएगा। Cas9 आके इस पर अटैक करेगा और किसको तोड़ेगा? हरे वाले को या लाल वाले को? नहीं, वो स्पेसिफिकली जो वायरस का जो डीएनए आया ना उसको ब्रेक करेगा और कुछ को ब्रेक नहीं करेगा। देखिए क्रिस्पर था ना, क्रिस्पर के फुल फॉर्म में क्या लिखा था आपको? स्पेशल, एक सेकेंड, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ये छोटा सा होता है बिल्कुल एकदम प्रिसाइजली। यहाँ पे देखिए जाके लग गया, और लगते देखिए यहाँ पे Cas9 न्यूक्लियस, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ये Cas9 है। न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना है, कि तोड़ दिया इसने, देखिए है ना, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद उसके बाद जो होता है हील भी होता है, और भी चीज़ें हैं Cas9 Cas3 वगैरह, बट हम लोग क्रिस्पर Cas9 बोलेंगे। ब्रेक के बाद वो हील भी हो सकता है, ज्वाइन भी हो सकता है, नया भी जीन डाल सकते हो, सब कुछ हो सकता है। एकदम अफोर्डेबल, सस्ता, प्रिसाइज, बहुत अच्छी टेक्निक है। देखिए ये वाला दिख रहे हैं आपको, ये gRNA लिखा हुआ है, मतलब गाइडिंग आरएनए, गाइड आरएनए।
गाइड आरएनए ऐसे आके बाइंड हो गया यहाँ पे, और ये नॉर्मल आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड है ऊपर नीचे, कोई दिक्कत? नॉर्मल डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, जुड़ा हुआ आपस में बेस पेयर से, तो जुड़ा हुआ है, और उससे क्या बाइंड हो गया? गाइड आरएनए। गाइड आरएनए कहाँ पे लोकेटेड रहेगा? क्रिस्पर पे लोकेटेड रहेगा, बड़े से कास्केड में, छोटा सा आरएनए वो तो आ गया क्योंकि इसकी सीक्वेंस हमने मैचिंग डाली है डिफेक्टिव डीएनए के साथ, तो डिफेक्टिव के साथ यहाँ पे बाइंड हो गया। जैसे ही बाइंडिंग होती है तो Cas9 आके ऊपर से लग जाएगा। ये Cas9 है जो आप देख रहे हैं येलो कलर वाला, Cas9 हो गया। Cas9 आने के बाद क्या कर रहा है देखिए, क्लीव कर रहा है, इसको तोड़ देगा कि जहाँ पे भी डिफेक्ट है। तोड़ देने के बाद आप जो है वहाँ पे इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक बार में ऐसा नहीं कि एक ही जगह काम करता है, ये देखिए यहाँ पे 2 काम कर रहे हैं, पेयर्ड Cas9 न्यूक्लियस 2 काम कर रहे हैं, है ना। लोकलाइजेशन कैसे होता है वो सारे की प्रोसेस दी, उतना में मत जाइए। देखिए और एक इमेज दिखा रहा हूँ, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरफेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स क्रिस्पर Cas9 कैसे काम कर रहा है। ये आप देखिए, ये पिक्चर खाली देखिए और बाकी छोड़िए। ये नॉर्मल आपका डीएनए है जो ब्लू कलर वाला देख रहे हैं, डार्क ब्लू में। इस पर देखिए ये जो आके अरेंज हुआ ये क्या है, आप खुद गेस करिए, अभी तक जो पढ़ाया है ये गाइड आरएनए है। कहाँ बाइंड कर रहा है? डिफेक्टिव या जहाँ पे भी आपको काटना आपकी मर्जी, उसके हिसाब से आप डाल दीजिए क्रिस्पर पे बैठा के, ओके। और फिर जैसे ही बैठाएंगे, जैसे ही ये पेयरिंग होगी उसके बाद फट से ये आ जाएगा। और ये क्या है वाइट वाला? यही तो Cas9 है। जैसे ही Cas9 लगेगा, वो Cas9 क्या इंडोन्यूक्लिएज है या न्यूक्लिएज है, वो क्या करेगा देखिए, कट कर रहा है ना। कट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये पेयर जो है इसको नहीं चाहिए, यहाँ पे कट करके जो उसको निकाल देगा जैसे ही आपको निकालना चाहें। यहाँ भी देखिए ये गाइडिंग आरएनए है ना। गाइडिंग आरएनए कहाँ दिख रहा है आपको? ये जो ऐसे लग रहा है ना, ये गाइडिंग आरएनए है, और नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, उसको जैसे ही आया तो ये Cas9 लग गया, ये लिखा हुआ ना Cas9 लग गया, और Cas9 क्या करेगा, उसको जो है काट देगा, है ना। उसके बाद डिलीटिंग ये जीन करिए या इंसर्टिंग ये जीन करिए, आपकी मर्जी है। होमोलॉगस इंड ज्वाइनिंग होगी तो डिलीटिंग ये जीन हो जाएगा। होमोलॉगस डायरेक्ट रिपेयर होगा तो वहाँ पे जो है इंसर्टिंग ये जीन कर सकते हैं। ऐसे करके डिफरेंट टेक्निक है, बट ओवरऑल सम यही है, समरी यही है। इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए आपका ये गाइडिंग आरएनए है ना, शॉर्ट गाइडिंग आरएनए, एसजी आरएनए। यहाँ पे देखिए बाइंड हो गया, और ऑब्वियसली ये डिफेक्टिव देखा था हमने, या अपनी मर्जी से उसके हिसाब से सीक्वेंस के हिसाब से भेजा था। और इसको कहाँ भेजते हैं? क्रिस्पर का जो बड़ा सा आप देख रहे थे ना स्ट्रक्चर, उस पर बैठा के भेजते हैं, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। और यहाँ पे जाके बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद ये पूरा Cas9 दिख रहा है आपको, है ना। Cas9 ने क्या किया, ये देखा कि यहाँ पे गलत है, इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद जो आप देख लीजिए, आप इंसर्शन करना चाहिए इंसर्शन करिए, नहीं तो न्यू डीएनए डालिए, नहीं तो सिंपल ज्वाइनिंग करिए। तो क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? क्रिस्पर क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। और Cas9 क्या है? क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। ठीक, तो ये आप समझ गए। इससे क्या होता है कि आप जो है जेनेटिक रिसर्चर्स जो हैं जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एप्लीकेशन में आएगा तो राइट मारिएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कर सकते हैं ना। दैट मीन्स कि इन वाइवो, इन विट्रो होता है लैब के अंदर, इन वाइवो मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर कर सकते हैं, ओके। आप किसी भी स्ट्रेच को देख लीजिए कि आपको लग रहा है कि जेनेटिक कोड में कोई स्ट्रेच में गलती है, उसको एडिट करना। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ईजी होता है, ठीक है, इन वाइवो कर सकते हैं, फास्ट होता है, और इनफैक्ट चीप भी होता है। हर कुछ इसमें गुणवान के लक्षण है। मतलब कहिए कि लड़का लड़की से शादी मिलान करते तो शादी करने लायक चीज़ है। लड़का लड़की जो भी करना चाहे न्यूट्रल क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के साथ, है ना, हर गुण मिलेंगे। तो इसमें करते क्या है आप बताइए? सबसे पहले क्या करेंगे? क्रिस्पर से आप आरएनए को भेजेंगे, है ना, गाइडिंग आरएनए को। गाइडिंग आरएनए क्या करेगा? बाइंड कर लेगा किसके साथ? डिफेक्टिव या जो भी एडिट करना है डीएनए के साथ, तो बाइंड डीएनए। और जो बाइंडिंग हो जाएगी तो उस पर क्या होगा? Cas9 जो है फट से पहुंचेगा, और Cas9 क्या करेगा? वो कट कर देगा। क्यों? क्योंकि Cas9 क्या है? एक एंजाइम है या प्रोटीन है। और किस तरह का एंजाइम है? ये एक इंडोन्यूक्लिएज है। न्यूक्लिएज क्या होता है? न्यूक्लिएज के डिफरेंट टाइप होते हैं, उसमें से एक इंडोन्यूक्लिएज होता है। लेकिन न्यूक्लिएज का मतलब क्या होता है? न्यूक्लिएज क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाला, है ना, न्यूक्लिएज। एज लगा इसी के लिए। और न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे क्या है? डीएनए को कट करेगा। जो गाइडिंग आरएनए उसको नहीं कट करेगा, सेलेक्टिवली डीएनए को कट करेगा। और एक बार में आप मल्टीपल वहां पे जो एक साथ कटिंग कर सकते हैं इसके थ्रू, है ना। तो ये प्रोटीन जो है डिफेक्टिव डीएनए पे जाएगा जहां पे आरएनए लगा हुआ है, और वहां पे जाके कटिंग करना शुरू कर देगा।
और खुद ही से जो है वहाँ पे डिफेक्ट खुद ही हील हो जाएगा। आपको कुछ डालना है तो इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली मल्टीपल जीन को आप हील कर सकते हैं। साथ ही साथ जीन एक्सप्रेशन भी वहाँ पे हो जाएगा अगर प्रॉपर वहाँ पे आपने सब कुछ ध्यान रखा है तो इससे जो क्या होता है कि मान लीजिए कि ऑर्गेनिज्म में कुछ मुटेशन हो गए हैं, है ना। मुटेशन मतलब सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, और उस मुटेशन के कारण मान लीजिए कि डिजीज हो गया है, तो आप उस मुटेशन को करेक्ट कर सकते हो, है ना। तो मुटेशन करेक्ट कर सकते हो आप, और वो भी इन वाइवो। किसी को मार के मुटेशन ठीक करने की जरूरत नहीं, जिंदा में कर सकते हो। और ख़ास करके एम्ब्रायो स्टेज पे जब बच्चा पेट में है और उसका हमें पता है कि जीन कोई डिफेक्टिव है, तो क्रिस्पर पे हम गाइडिंग आरएनए लगा देंगे ऐसा जो कि डिफेक्टिव जीन के साथ जाके बाइंड कर लेगा, है ना। और जो उस पर Cas9 जाके जो है उसको जाके कट कर देगा डिफेक्टिव जीन को। तो जो बच्चा पैदा होगा वो हेल्दी पैदा होगा। इतना ही नहीं होगा, उस बच्चे के जो फ्यूचर जनरेशन पैदा होंगे, अब उसका DNA करेक्ट हो चुका है तो वो भी हेल्दी पैदा होंगे। कितने फ़ायदे हैं बताइए। आप क्रिस्पर Cas9 को आप एज ए डायग्नोस्टिक टूल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने डिफेक्टिव जीन को देख ही लिया है इससे अटैच करके, तो डायग्नोस्टिक टूल की तरह भी हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता कर सकता है ना। और एक बात है, चूंकि ये बैक्टीरियोफेज वाले सिस्टम पे रिलेटेड है, तो आप खुद सोचिए कि बैक्टीरियोफेज और मतलब इस पे बैक्टीरिया पे रिलेटेड है, तो कई वायरसेस जो हैं, जीका वायरस है ना, उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, राइट। डेंगू का वायरस इजी हो जाता है क्योंकि ये तो बैक्टीरियोफेज के खिलाफ ही काम करता है ये टेक्निक, और ये तो वायरस वाले डिजीजेज हैं, जीका वायरस, डेंगू वायरस, है ना। मान लीजिए कि जैसे ही कोई एलियन वहाँ पे बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में इन्वेड कर रहा है, तो उसको फट से रिकॉग्नाइज कर लेगा क्रिस्पर का आरएनए, फिर Cas9 जो है उसको जाके काट देगा एक्साइज करके। और किसको काटेगा इस केस में उस वायरस या बैक्टीरिया, यहाँ पे दोनों आ जाएगा, हमारे लिए बात हो रही है तो बाहर से वायरस बैक्टीरिया आया, उसके जो है जेनेटिक मटेरियल को हमने DNA या RNA को रिकॉग्नाइज कर लिया, किससे, क्रिस्पर से। रिकॉग्नाइज करने के बाद हमने क्या किया, वहाँ पे Cas9 डाल दिया, तो बाहर से जो वायरस बैक्टीरिया आया था उसका जेनेटिक मटेरियल टूट जाएगा। तो कितने के जो मतलब बताइए कितने इसके एप्लीकेशंस हैं। तो ये हो गया जीन एडिटिंग क्रिस्पर Cas9, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम लोग 3 पेरेंट बेबी देखते हैं, 3 माता पिता का संतान, 3 पेरेंट बेबी। 2 से तो होता था, 3 कैसे आ गया, मजबूरी है 3 पेरेंट बेबी लाना, कोई खुशी से थोड़े लाता है। देखिए, इसके पहले कि मैं आपको 3 पेरेंट बेबी पढ़ाऊँ, 3 पेरेंट बेबी की ज़रूरत क्यों पड़ी उसको समझना होगा। और ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज होते हैं, कई बार लोगों को जन्म के साथ ही होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज। अब ये क्यों होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और जब जानेंगे तब आपको 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए, ऐसे तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, फूड जो आप लेते हो उसको फाइनली वो ATP में कन्वर्ट करता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, उसमें बनाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह होते हैं, मैकेनिज्म होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है इंसान के बॉडी में, तो जो स्पर्म आता है उससे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आती, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सक्लूसिवली मदर की साइड से आती है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया बस एनर्जी ही पैदा नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में जेनेटिक मटेरियल भी लेके आता है। और मान लीजिए कि मदर के माइटोकॉन्ड्रिया के जेनेटिक मटेरियल में कोई डिफेक्ट है तो वो बच्चे में भी चला जाएगा, तो फिर वो बच्चे को भी जो है बीमारी हो जाएगी। व्हाट अबाउट टेकिंग द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम समवन एल्स, दिस इज कॉल्ड एज 3 पेरेंट बेबी, है ना। सबसे पहले थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन, क्योंकि कभी कभी UPSC जनरल साइंस के ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है जो बहुत जनरल होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ को सबसे पहले पढ़े, उसके बाद ये जानिए कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। देखिए, जो प्लांट का सेल होता है, एनिमल का सेल होता है, इस बार भी UPSC ने उसमें डिफरेंस पूछा है, तो कुछ डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ। पहले प्लांट का जो सेल होता है उसमें सेल वॉल होता है, तो वो जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज होता है। ओके, प्लांट के सेल में क्या होता है, सेलुलोज होता है। एक काम करते हैं, कभी कभी UPSC अपने क्वेश्चन रिपीट कर देती है, तो 2020 में उन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच डिफरेंस पूछ लिया था, जो कि एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जनरली नहीं पूछा जाता। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। अगर साइज की बात करें तो एनिमल सेल जो होता है वो स्मॉलर होता है प्लांट सेल से। दूसरी बात कि जो एनिमल सेल होता है ना, उसमें सेल वॉल नहीं होती बाहर से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जिसको कि हम लोग प्लाज्मेलेम्मा भी कहते हैं, प्लाज्मालेम्मा ये होगा, लेकिन ऊपर से एक सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है, तो सेल वॉल होगा किसमें, प्लांट में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगा। दूसरी बात, जो
आपका प्लांट सेल होता है, उसमें क्या होता है कि बड़ा सा वैक्यूल होता है, बड़ा सा खाली पानी भरा रहेगा उसमें, वैक्यूल, न्यूट्रिएंट वगैरह रहेंगे, तो उसके कारण उसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो साइड में चला जाता है, तो न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। और एनिमल सेल में ऐसा कोई बड़ा वैक्यूल नहीं होता, छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, तो न्यूक्लियस सेंटर में रहता है। एनिमल सेल का ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, न्यूक्लियस रहेगा, उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहती है, और बाकी सारे आपके कई चीज़ें रहेंगी, जैसे राइबोसोम रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी रहेगा, प्लांट सेल में भी रहेगा, लेकिन प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज़ रहेगी यहाँ पे, प्लास्टिड बोलते हैं उसको, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर वो आपके फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड बोलते हैं इसको, है ना। तो मेनी वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में, इस तरह के ढेर सारे छोटे छोटे वैक्यूल रहेंगे, तो आराम से न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो सेंटर में रहेगा, प्लांट में साइड में हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा सा वैक्यूल होगा। और यूपीसी ने यही पूछा था इस बार कि वैक्यूल की बात की थी। अच्छा, एनिमल सेल जो है कैन नॉट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती ना, प्लांट सेल में तो क्या होता है कि ये जो प्लास्टिड होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। देखिए प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड एक प्लांट सेल का ऑर्गेनल है, उसके 2-3 टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऐसे करके। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, हरा वाला, उसमें क्लोरोफिल होता है, उससे सिंथेसिस हो जाएगी, तो प्लांट सेल अपना एंड खुद का न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज कर लेगा, है ना, C12H22O11 बना लेगा। लेकिन एनिमल सेल अपना सिंथेसाइज नहीं करते, उनको बाहर से ही लेना है। प्लांट सेल में आपस में कनेक्ट करने के लिए सेल वाल को तोड़ के, प्लांट सेल की अगर बात करें तो सेल वाल को तोड़ के कनेक्शन बना रहता है ऐसे, उसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, है ना। इसमें बात करें प्लांट सेल में होता है प्लाज्मोडेस्माटा, एनिमल सेल में नहीं होता, है ना। ये सारे जो है बेसिक डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा इन्होंने ये एक मेन डिफरेंस नहीं बताया कि प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों जगह होगी, क्योंकि एटीपी बनाना है फाइनली। लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, क्योंकि क्लोरोफिल की जरूरत ही नहीं है। तो एक बात तो ये डिस्कशन हो गई। नाउ कम टू दिस कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज में जो हल्का सा यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऑर्गेनल्स हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं फॉर द सेल। कैसे करते हैं, जो आप फूड वगैरह खाते हो, जो उसके न्यूट्रिएंट टूटते हैं फाइनली, उससे क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है और अंदर ऐसे ना फिमरी बने होते हैं, फिंगर जैसे। इस पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चलता है, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उससे ATP की सिंथेसिस होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की। इसको करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ पे खाने से करेंसी बन रही है, जो कि यूटिलाइज हो एनर्जी की तरह, तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग किचन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। तो क्या करता है, फूड मॉलिक्यूल को ATP में कन्वर्ट करता है, जिससे पूरे सेल को पावर मिलती है ना। याद रखिएगा कि RBC जो होता है ना, वो अजीब सी चीज़ होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होता। RBC काइंड ऑफ डेड है, रेड ब्लड कॉर्पसल, उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी बात कि ये जो दोनों जो आपको मैंने सेल ऑर्गेनल बताए, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी एक खासियत है कि सेल के न्यूक्लियस में तो जेनेटिक मटेरियल होता ही है, DNA। इन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में भी जेनेटिक मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रिया में भी जेनेटिक मटेरियल, और न्यूक्लियस में भी जेनेटिक मटेरियल। और एनिमल में तो क्लोरोप्लास्ट है नहीं, तो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल और माइटोकॉन्ड्रिया में जेनेटिक मटेरियल। देखिए न्यूक्लियस तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दोनों तरफ से बराबर आ जाता है। 20,000 जीन, 10,000 आ जाएंगे आपके मेल के, 10,000 फीमेल के। अभी अपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा ना, टोटल 20,000 जीन होते हैं, तो आ जाएंगे, ऐसे हिसाब किताब हो जाएगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ रहा है, अब इस पर ध्यान देना। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया आता है फीमेल से, और इन द केस फीमेल का कोई डिफेक्ट है तो बच्चे में भी वो डिफेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म से आता ही नहीं है, स्पर्म का बाहर रह जाता है ना। जनरली जो डिजीज होता है उसमें सबसे पॉपुलर जो है यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स होते हैं। बाकी आप डिजीज की एक बार लिस्ट देखेंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट्स हो जाता है, आपको खुद घबराहट हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, डायबिटीज मेलिटस, डेफनेस हो सकती है, लेबर कुछ हेरिडिटरी सिंड्रोम है, लेग सिंड्रोम है, न्यूरोपैथी, तरह तरह की बीमारियाँ ना, बहुत तरह की बीमारियाँ, इसकी लिस्ट बड़ी सी है। और ये सारे बहुत रेयर डिजीजेज है ना। एसोसिएटेड कंडीशन भी है, ये कैंसर, अल्जाइमर, बाइपोलर, बहुत कुछ जो है इससे एसोसिएटेड भी हो सकता है। तो कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो इस बीमारी को दूर कैसे करें, इस बीमारी को दूर ऐसे करें कि जिस मदर का डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जगह पे हम किसी हेल्दी इंसान का माइटोकॉन्ड्रिया ले लें, एग ले लें। तो 3 पेरेंट बेबी यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, नंबर 1 हेल्दी न्यूक्लियर DNA है इनका, ठीक, ये जो है। नंबर 2 जो है, ये पेशेंट्स न्यूक्लियर DNA ट्रांसप्लांटेड इनटू डोनर एग विथ हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल DNA। ये जो है ना वाइफ है
और ये क्या है, ये हस्बैंड है। इन दोनों की शादी हुई। अब इनको पता चला कि यहाँ पे जो फीमेल है, इनकी जो वाइफ है, उनकी माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट है। ठीक, बाकी एग पूरा हेल्दी, सब कुछ ठीक है, पूरा जेनेटिक मटेरियल 20,000 इनके जीन, जो कि बच्चे में 10 जाएंगे और जो मेल होगा उससे भी 10 आएंगे, तो ऐसे करके सब कुछ ठीक है। लेकिन इनके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम है। तो हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले एक हेल्दी अलग वुमन को चुने, उनका हेल्दी न्यूक्लियर डीएनए है, लेकिन बाकी सारा डीएनए हमें नहीं चाहिए, बाकी सारा हमें मदर का चाहिए, हमें थोड़ा सा चाहिए बस माइटोकॉन्ड्रिया वाला। तो हेल्दी न्यूक्लियर डीएनए रिमूव्ड फ्रॉम पेशेंट्स एग सेल, तो बस क्या बचेगा, अच्छा चलिए ये वाइफ है, सॉरी ये वाइफ है और ये डोनर है। अब बता रहा हूँ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इनकी वाइफ है, इनके वाइफ के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम है, माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के, फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को छोड़ के बाकी सारा जो है इनका एग से निकाल लीजिए डीएनए, क्योंकि बाकी सारा तो हेल्दी है। तो हेल्दी देखिए, दो हो ना सेल में, एक तो न्यूक्लियस हुआ वहाँ पे डीएनए है और एक माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ वो डीएनए है। तो हम एक काम करते हैं कि इनका जो है न्यूक्लियस वाला सब डीएनए निकाल लेते हैं सब कुछ, और माइटोकॉन्ड्रिया वाला वहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो डिफेक्टिव है। तो हम क्या कर रहे हैं, हेल्दी जो उनका पूरा न्यूक्लियर डीएनए है वो पेशेंट के एग सेल से निकाल लिया हमने, है ना, उसका हमें काम है, वही हमें बच्चे को देना है। और फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमें वहीं पे छोड़ दिया खराब होने को। तो जब आप पेशेंट के एग सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सारे हैं जो हेल्दी न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल आया हुआ है ना, ये सब ठीक है रेड वाला। लेकिन हमने इसमें से क्या किया, फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को यहाँ पे छोड़ देंगे, है ना, फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को छोड़ दिया। और फिर आप देखिए कि उनका न्यूक्लियर डीएनए ओवरऑल जो ये सारा देख रहे हैं आप जमा करके यहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए हम ले आए। अब क्या करेंगे, पेशेंट का जो न्यूक्लियर डीएनए है ये वाला ट्रांसप्लांटेड इनटू डोनर एग विथ हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये डोनर का एग है, इनका माइटोकॉन्ड्रियल भी यहाँ पे देख रहे हैं आप हेल्दी है ना। लेकिन हमने किया क्या, यहाँ पे डोनर का हमने न्यूक्लियर डीएनए निकाल दिया और ये सारा जो आप देख रहे हैं बस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रह गया। द सम हाउ द कॉम्बिनेशन इज दैट कि यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो ये वाला है सारा हरा वाला, ये कहाँ से आया, डोनर से आया। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो हेल्दी है क्योंकि डोनर से आया, और जो वाइफ है उनकी तरफ से क्या आया, बाकी सारा न्यूक्लियर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के, लेकिन आपस में मिला के कंप्लीट हो जा रहे हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी से आ गया, है ना, और इनका जेनेटिक मटेरियल बाकी तो हेल्दी ही था। अब ये सारा जो हम एक जगह हमने एक नया एक्सेल बना लिया। अब क्या किया हमने, एक नया एक्सेल रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ से आया, डोनर से आया, और नॉर्मल बाकी डीएनए न्यूक्लियर डीएनए कहाँ से आया, वाइफ से आया, उनका बाकी तो हेल्दी था। ये सारा लेकर हम आए तो रिकंस्ट्रक्टेड एग सेल फर्टिलाइज विद स्पर्म इन लैब एंड इम्प्लांटेड इनटू पेशेंट रिजल्टिंग एम्ब्रायो हैज 3 जेनेटिक। अब क्या किया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराएंगे इसमें, लैब में टेस्ट ट्यूब वगैरह बना के जो भी करेंगे उसमें हम उसमें क्या करेंगे, जो ओवरऑल कंप्लीट जो यहाँ पे एक हेल्दी एग सेल बन गया जो रिकंस्ट्रक्शन से बना है, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया आया है हेल्दी डोनर से और बाकी न्यूक्लियर मटेरियल आया है वाइफ से, जिनका कि माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी था, उसको हमने यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया। फिर जो है नया एग सेल से जो एग सेल जो कंप्लीट ये बन गया, अब इसको हम लैब में क्या करेंगे, जो इनके हस्बैंड रहेंगे उनके स्पर्म सेल से फर्टिलाइज कर देंगे। जब वो थोड़ा सा हो जाएगा सस्टेनेबल तो उसको हम क्या करेंगे, इन फीमेल के गर्भ में डाल देंगे, इम्प्लांट कर देंगे, है ना। तो रिजल्टिंग जो एम्ब्रायो होगा तो उसमें जेनेटिक मटेरियल कितनी जगह से हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया वाला कहाँ से आया, डोनर से आया, रेस्ट न्यूक्लियर जो है आया फीमेल की साइड से, वो उनकी वाइफ से आया, और स्पर्म सेल की साइड से जितना मटेरियल आया है 10,000 जीन आए कहाँ से आए, वो उनके हस्बैंड से आए। तो तीनों का योगदान हो गया ना जेनेटिक मटेरियल में, इसी को बोलते हैं 3 पेरेंट बेबी। ओके, अब वर्ल्ड में अगर हिंदू को मैं पढ़ूँ द हिंदू को, तो द हिंदू के हिसाब से 2016 में हिंदू के हिसाब से, द हिंदू के हिसाब से, है ना, 2016 में मेक्सिको में फर्स्ट जो है 3 पेरेंट बेबी पैदा हुआ। और एक आर्टिकल पढ़ूँ तो उसके हिसाब से ग्रीस में 2016 में फर्स्ट जो है 3 पेरेंट बेबी पैदा हुआ। इस पर एथिकल कन्फ्लिक्ट है कि बाहर से आ रहा है जीन, बाहर से आ रहा है जीन, 3 पेरेंट बेबी हो गया, किसका बच्चा माना जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन आज से 2 साल पहले न्यूज़ में इसलिए था कि यूनाइटेड किंगडम ने 3 पेरेंट बेबी की जो प्रोसीजर है 3 पेरेंट बेबी को, उसको ऑफिशियली अप्रूव कर दिया।
ये सारे जो बाकी देख रहे हैं ना आप अनऑफिशियल हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया। यूके ने प्रोसीजर को ऑफिशियली क्या किया, अप्रूव कर दिया आज से 2 साल पहले, इसलिए सप्लीमेंट्री लास्ट ईयर के पीटी 365 में था, इसीलिए ये चीज़ न्यूज़ में थी और ये हमेशा न्यूज़ में रहेगी। मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर पूछा ही गया है ये, कल पिछले साल शायद पूछा गया, उसके पिछले साल। तो ओवरऑल आप पर्पज समझे इसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी, हमने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर दिया ना हेल्दी डोनर से, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसको शॉर्ट में मेडिकल में सीधे सीधे MRT बोला जाता है, अनऑफिशियली बहुत जगह होता है। तो इसमें DNA कहाँ से आ रहा है, ओवरऑल DNA जो है, न्यूक्लियर DNA कहाँ से आ रहा है, एक तो आ रहा है मेल से, ठीक है, लेकिन नॉर्मल फीमेल जो है उससे आ रहा है बाकी सारा न्यूक्लियर DNA। माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहाँ से आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहाँ से आ रहा है, डोनर से आ रहा है। तो इस पे जब एथिकल कन्फ्लिक्ट है कि नहीं आप मिक्सिंग अप कर रहे हो, किसका बच्चा होगा नहीं होगा, तो यूके का बहुत यहाँ पे सिंपल रीजनिंग था। उसने बोला, यूके ने जो ये पहले, अच्छा ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक हो गई, ओके, IVF हो गया, क्योंकि आप इन विट्रो कर रहे हो, सेल आपने पहले फर्टिलाइजेशन करा दिया फिर पेट में डाला, पेट में डाल के फर्टिलाइजेशन करते तो वो इन वाइवो होता है ना, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया ये। तो यूके का ये कहना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया से DNA आया उसकी नंबर काउंट करो तो जरा कितनी निकल रही है, 37। और चाइल्ड में ओवरऑल कितने हैं, दोनों पेरेंट्स से कितना आया है, 10-10 हज़ार करके, एक इंसान में कितना होता है 20 का, याद रखिएगा, हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम 1 पेरेंट। तो किसी इंसान में 20,000 जीन है, तो 20,000 आए हैं माँ की साइड से, 20,000 आए हैं फादर की साइड से, 20,000 सर 10-10 हज़ार है ना, 10-10 करके आए हैं। तो ऐसे हिसाब किताब चलता है, क्योंकि क्रोमोजोम भी जो है ना वो डिवाइड हो जाते हैं, है ना, हाफ क्रोमोजोम मेल से आते हैं, हाफ क्रोमोजोम फीमेल से आते हैं। तो यूके का कहना है कि 37 जीन आपने डाले माइटोकॉन्ड्रिया से, ओवरऑल बच्चे में टोटल 20,000 है, उसमें 10-10 हज़ार जो है पेरेंट्स से आए हैं, तो मतलब कितना है, ये बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है। यूके का कहना है कि जो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हो ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी तो सेल जाते हैं। यूके का कहना है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो उसमें भी सेल जाते हैं, और वहाँ पे तो बहुत ह्यूज नंबर में सेल जाता है, बहुत ह्यूज नंबर में जाता है, उसको कोई नहीं देखता। यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे, इसको सबको जिक्र लीजिए। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होता, इससे जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रही है। एनीवे आई एम नॉट निगेटिंग इट, ट्रीटमेंट हो रही तो सब ठीक है यार, ओके। कई जो बच्चों की बात हो रही है ग्रीस और मेक्सिको में, बाप रे बाप, तरह तरह की बीमारियां हो रही थी, उनको 17-18 बार फेल हो चुका था फर्टिलाइजेशन, ऐसी कंडीशन थी। दूसरी बात, यूके का ये भी कहना है कि भाई इसमें खाली बीमारी ठीक होती है, ऐसा नहीं है कि बच्चे की इंटेलिजेंस चेंज हो गई, आई कलर चेंज हो गया, है ना, आई कलर चेंज हो गया, हेयर कलर चेंज हो गया, हाइट चेंज हो गई, ये सब तो कुछ हो ही नहीं रहा, खाली बीमारी दूर रही है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या ही जीन है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो खाली डिजीज का प्रॉब्लम हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज आप कैसे हो गए, समझ गए ना। ऐसे तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम है कि खाली फीमेल साइड से आती है। फीमेल साइड में अगर प्रॉब्लम है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सोलली मदर से बच्चा इनहेरिट करता है माइटोकॉन्ड्रियल जीन को, है ना। अगर आ गया गड़बड़ तो फिर रेयर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज होते हैं, जो कि आपने देखा फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया से होते हैं। दैट्स इट। अगर मेनली आप याद रखें रेयर डिजीजेज को, तो ये जनरली न्यूरो डिजेनरेटिव डिजॉर्डर कॉज करते हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजॉर्डर जनरली कॉज करते हैं। बाकी तो आपने देखा डायबिटीज से लेकर सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मतलब सब कुछ नहीं, मतलब मिनी डिजीजेस। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम सेल्स। देखिए स्टेम सेल्स नॉर्मल सेल से डिफरेंट होते हैं। स्टेम सेल में ना रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है। एक सेल एक बार जैसे मैच्योर हो गया और फिर अपने प्राइमरी स्टेज में नहीं जा रहा, मान लीजिए कि आज जो है मैं अपने आप को बोलूँ कि मैं क्यूट हूँ और मैं बच्चों जैसी बातें करने लगूँ, तो क्या इसका मतलब है कि मैं फिर से बच्चा हो जाऊँगा, फिर से मुझे जवान होने का मौका मिलेगा और फिर से मुझे यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट मिल जाएंगे? नहीं। बट एक इमेजिन करिए कंडीशन कि इंसान जो है 18 साल में है, फिर से 1 साल का हो जाता है, 1 ईयर का, और फिर से अपने सपने पूरे करता है कि डॉक्टर नहीं बनना है, इस बार उसको इंजीनियर बनना है, या गलती हो गई इंजीनियर क्यों ही बनेगा, कुछ और करेगा, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें प्राइमरी स्टेज में चले जाते हो और फिर से डेवलप कर सकते हो अपने आप को, उसको बोलते हैं स्टेम सेल होना, है ना, रीजनरेटिव कैपेसिटी। जनरली ये एनिमल्स में कम होती है, होती भी है तो शुरुआत के बचपन में होती है। इसीलिए बच्चों का आजकल क्या किया जाता है, स्टेम सेल जो है प्रिजर्व कर दिया जाता है, और उसको आप जो है स्टेम सेल की बैंक जो होती है वहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हो। खर्च पड़ता है, बट कल को कुछ डिजीज हो गया बच्चे को ना, तो ये स्टेम सेल का यूज़ करके फिर से जो भी डिफेक्टिव सेल है उनको रीजनरेट किया जा सकता है। तो लोग कर रहे हैं आजकल, है ना, प्रिजर्व करवा रहे हैं। स्टेम सेल थेरेपी बहुत काम आती है कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में। सो एनीबडी हु कैन सस्टेन ना
शुड डू फॉर द चाइल्ड दे हैव, बचपन में करना होता है, बाद में जो है कैपेसिटी लूज हो जाती है रीजनरेट करने की। तो स्टेम सेल नॉर्मल सेल से आपके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनकी पोटेंशियल क्या होती है कि वो क्या करते हैं, डिफरेंट सेल टाइप बना लेते हैं। मतलब वो एक प्राइमरी स्टेज है, उससे अब न्यूरो बना देगा, मस्कुलर सेल बना देगा, है ना, आई की सेल बना देगा, तरह तरह की सेल बना सकते हैं। वो अर्ली लाइफ एंड ग्रोथ में बॉडी में होते हैं। ओके, तो उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है? एक तो ये है कि वो जो है कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग होते हैं। दैट मीन्स कि एक सेल जो है डिवाइड करके दूसरा अपने जैसा सेल बनाने लगेगा, मेच्योर नहीं हुआ उतना। आप देखिए ना, आज की नर्वस सिस्टम जो होती है, नर्व सेल अगर डैमेज हो गया तो आप रिजनरेट नहीं कर सकते। मेरे कान का जो इशू है राइट साइड का, मेरा नर्व डैमेज हो गया, आई कैनॉट रिजनरेट इट। बट अगर ये स्टेम सेल होता तो खुद को रिजनरेट कर लेता। तो कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड रिन्यूइंग देमसेल्व्स, फिर से अपने आप को नया कर लेगा, है ना। ये क्या प्रॉपर्टी है? वो अनस्पेशलाइज होते हैं, क्योंकि बाय द टाइम दे बिकम स्पेशलाइज्ड, उनकी फिर से जो है दूसरा सेल बनने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अब उसका फंक्शन हो गया मस्कुलर, तो फिर से न्यूरल कैसे बनेगा? तो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, है ना। और फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैन गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। ओके, तरह तरह के स्पेशलाइज्ड सेल वो बना सकते हैं, इनकी ये कैपेसिटी है ना। तो कहाँ से निकाला जाए? तो सोर्सेज की अगर बात करें स्टेम सेल की, कहाँ से आते हैं? तो सोर्सेज इसके दो होते हैं मेन। एक होता है एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल, जो बच्चा एकदम पेट में एम्ब्रायो के फॉर्म में है। तो एम्ब्रायो में कोई खास डिफ्रेंशिएशन नहीं होती। एम्ब्रायो अभी जो है पूरा ऑर्गेनिज्म बनने वाला होता है। जैसे आप पिक्चर देखते हैं ना, जो बच्चों का जो आता है, जो पेट में रहते हैं बिल्कुल, तो डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहते। तो उनका हर सेल जो है बहुत तरीके में डेवलप हो सकता है। एक तो तरीका ये है कि एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल निकाल लें, वहीं पे जो है खास करके ब्लास्टोसिस्ट फेज जो होता है एक एम्ब्रायो का, जो आपको पढ़ना नहीं है, वहाँ पे जो है स्टेम सेल की कैपेसिटी होती है। सारे सेल जो अलग अलग टाइप के सेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा सोर्स अडल्ट स्टेम सेल्स की बात करें। अब अडल्ट स्टेम सेल्स क्या हैं? दे एग्जिस्ट थ्रू आउट द बॉडी आफ्टर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट एंड आर फाउंड इनसाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू सच एज, कुछ अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं ब्रेन में होते हैं, कुछ बोन मैरो में होते हैं। इसीलिए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट आप पढ़ते हो ना, जब किसी को डिजीज हो जाता है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज होता है बोन मैरो। उन बोन मैरो के अंदर ना ऐसे सेल होते हैं जो कि फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने को। डिफ्रेंशिएट मतलब स्पेशलाइज होना, अनडिफ्रेंशिएट मतलब क्रूड फॉर्म में जाना, नॉन स्पेशलाइज। तो बोन मैरो में ना स्टेम सेल्स होते हैं, थोड़े ब्रेन में भी। तो ब्रेन से कौन निकालेगा? जनरली बोन मैरो से निकाल के ट्रीटमेंट की जाती है। कभी कभी सुना होगा कैंसर में ब्लड रिप्लेसमेंट की जाती है पूरी की पूरी। तो ब्लड वेसल्स में होते हैं, कहीं कहीं स्केलेटल मसल में होते हैं, स्किन में होते हैं, लीवर में होते हैं। लीवर अपने आप को डैमेज को रिपेयर कर लेता है, आपको पता है ना, इसीलिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, स्टेम सेल के दो सोर्सेज हो सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, अगर कोई स्टेम सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके मैच्योर सेल बना सकता है, तो इस कैपेसिटी को उसकी पोटेंसी बोलते हैं। पोटेंसी टू डिफ्रेंशिएट इनटू ए न्यू काइंड ऑफ सेल। अच्छा, व्हेन ए स्टेम सेल डिवाइड्स, ईच न्यू सेल हैज द पोटेंशियल आइदर टू रिमेन ए स्टेम सेल और बिकम अनदर टाइप ऑफ सेल विच इज स्पेशलाइज। तो एक स्टेम सेल डिवाइड करेगा तो जो है दूसरा स्टेम सेल भी बना सकता है, नहीं तो एक स्पेशलाइज या डिफ्रेंशिएटेड सेल बना सकता है। इट्स नॉर्मल थिंग, राइट। जैसे स्पेशलाइज में मान लीजिए कि मसल सेल बन गया, है ना, नर्व सेल बन गया। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजी की ये टॉपिक हो गया। एक और छोटा टॉपिक कराना चाहता हूँ। मैंने आपको जब पिछले लेक्चर पढ़ाए थे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च वगैरह होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीएम क्रॉप आते हैं, तो उसकी कैसी देखभाली करते हैं, तो उसका मैकेनिज्म ऐसे तो समझाया था। लेकिन ओवरऑल अगर आप जानना चाहें, एक अलग से छोटा सा टॉपिक, 2 लाइन का, मतलब 2 लाइन का तो नहीं, 5 मिनट का टॉपिक है, गाइडलाइंस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन इंडिया। कि कैसे अगर कहीं पे किसी रिसर्च सेंटर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चल रही है। रिकॉम्बिनेंट मतलब समझाया था ना, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म से उनके डीएनए की मिक्सिंग की जा रही है, इसीलिए रिकॉम्बिनेशन से रिकॉम्बिनेंट बना है। तो क्या गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है? गाइडलाइंस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंडिया में, इसको देखना है ना। तो सबसे पहले उसको हमें ये समझना पड़ेगा, उस चीज़ को समझने पहले कि भाई बायोसेफ्टी होता क्या है। बायोसेफ्टी क्या होता है? देखिए, ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर जो कि गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है कि इंसान का कोई हेल्थ का या सेफ्टी का रिस्क ना हो और एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन हो, एनवायरनमेंट की दिक्कत ना हो, बिकॉज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर रिसर्च एंड ट्रेड। बायोसेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग
ह्यूमन्स एंड एनवायरनमेंट, उसमें सब कुछ आ जाएगा। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन्स एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMO रिसर्च और देयर ट्रेड। बाहर से भी तो आ सकता है ना हमारी कंट्री में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो इन सब की देखभाली करना और ह्यूमन्स एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना उसके एडवर्स इम्पैक्ट से, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के रिसर्च से या उनके ट्रेड से या डायरेक्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, इन सारी चीज़ों को हम लोग बायोसेफ्टी कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी तो उसी से रिलेटेड है। तो इंडिया में बात करें अगर कहीं भी, अगर मान लीजिए कि हमारे कंट्री में है ना पॉलिसी है कि कहीं भी बायो रिसर्च चल रहा है, तो बायोसेफ्टी रिसर्च प्रोग्राम है हमारे कंट्री में, बायोसेफ्टी रिसर्च प्रोग्राम। और इसका काम क्या है, एम्फेसिस किस चीज़ पे है कि हमारी कंट्री में जितने भी बायोसेफ्टी के प्रोसीजर है ना, उसको फॉलो करना है, राइट। साथ ही साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है, उसके जितने भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना है 1986 वाले का। और उसी का आगे रूल आया था जो कि पढ़ाया है पहले पिछले लेक्चर में, याद रखिए। रूल्स 1989 में आए थे, उस रूल को जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट करके फॉलो करना है ताकि GMO से सेफ्टी बनी रहे सब चीज़ों की, है ना। तो इसके लिए 3 टियर का मैकेनिज्म है बायोसेफ्टी के लिए, या जेनेटिकली मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के लिए गाइडलाइंस जो हैं आपकी कंट्री में बायोसेफ्टी रिसर्च प्रोग्राम के अंदर, तो उसमें आपकी 3 लेवल मैकेनिज्म बनाई हुई है सेफ्टी के लिए, बायोसेफ्टी के लिए 3 टियर मैकेनिज्म। सबसे पहले अगर बात करें तो जो कंपनी जहाँ पे इंस्टीट्यूट जहाँ पे रिसर्च हो रहा है, तो वो जो इंस्टीट्यूट है या जो कंपनी है, तो वहाँ पे ही सबसे पहले सेफ्टी करनी है। वहाँ पे सेफ्टी करने के लिए क्या प्रोविज़न है, वहाँ पे सेफ्टी करने के लिए है इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी बनाई जाती है। चूँकि इंस्टीट्यूट या कंपनी में है तो क्या होगा वो, तो मान लीजिए कि आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपकी रिसर्च कंपनी में क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी क्या होगा, कमेटी होगा, है ना। ऐसे कंट्री में ढेर सारी कमिटीज है। ओके, नाउ इसके ऊपर क्या है, चले जाइए वही मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में DBT, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, ये पढ़ाया है ना पिछली बार लेक्चर में, RCGM रिव्यू कैसे कैसे ये आया था, सब पढ़ाया, प्लीज़ देख लीजिएगा। रिव्यू कमेटी ऑन, ये रिव्यू करेगी केस बाय केस जेनेटिक मैनिपुलेशन, एक ये हो गया, है ना, DBT के अंदर। और फिर लास्ट में जो 10 बार पढ़ाया होगा कम से कम, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, राइट। पहले क्या था, ये अप्रूवल कमेटी था, अब जाके क्या हो गया, अप्रेजल कमेटी, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और ये कहाँ होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जितने जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो क्रॉप हैं या जो GM क्रॉप हैं उनको अप्रूवल देना है कि नहीं देना है, फील्ड टेस्टिंग करवानी कि नहीं करवानी है, ये जो है GEAC देखता है ना। इस तरह से कंट्रोल होता है हमारी कंट्री में बायोसेफ्टी। ये जो इनफैक्ट DBT है, इसने लॉन्च किया था 2019 में ही एक पोर्टल अलग से इस चीज़ के लिए, इंडियन बायोसेफ्टी नॉलेज पोर्टल। तो इसको भी याद रखिए कि DBT का है ये, इंडियन बायोसेफ्टी नॉलेज पोर्टल। 2019 में इसको किसने लॉन्च किया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ये क्या करेगा, यहाँ पे सारे जितने भी जो है ना एप्लीकेशंस आएंगे रिसर्च से रिलेटेड, यहाँ पे डाले जाएंगे। इंडियन बायोसेफ्टी नॉलेज पोर्टल में जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे ना रिसर्च के लिए, किस चीज़ के रिसर्च के लिए बताइए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वगैरह के रिसर्च के लिए जो एप्लीकेशन आएंगे वो कहाँ डाले जाएंगे, यहाँ पे, राइट। ओके, वहीं पे एप्लीकेशन रिसीव किए जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि सारे एप्लीकेशन रिसीव होंगे तो ट्रांसपेरेंट रहेगा, वेबसाइट बन गई, है ना, तो टाइम बाउंड रहेगा। तो ये वेब बेस्ड पोर्टल है, आप भी खोल सकते हैं। और यहाँ पे जो है रिसर्चर्स आराम से पहुँचें, इंडस्ट्री पहुँचे, स्टेक होल्डर्स पहुँचें, वहाँ पे उनको रेगुलेटरी गाइडलाइन वगैरह सब कुछ बताई जाएगी, ऑथोराइजेशन बताया जाएगा कि उनके GMO को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा,
जीएमओ के अलावा लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड तो अलग हो गया, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। इन सारे लोगों की जीएमओ एमओ एलएमओ की जो बातें होंगी एप्लीकेशन रिसर्च करने की यहाँ पे डलेगी, ट्रांसपेरेंट सब कुछ रहेगा। तो ये याद रखें आप, दैट्स इट। और कुछ बताना है क्या? तो चूँकि मैंने आपको स्टेम सेल पढ़ाया है तो स्टेम सेल के रिसर्च को भी तो रेगुलेट करना पड़ेगा ना। तो स्टेम सेल का जो रिसर्च है उसको रेगुलेट करने के लिए भी गाइडलाइंस, ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं, ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन स्टेम सेल रिसर्च। देखिए पहले से भी जो है आपका नेशनल गाइडलाइंस हैं स्टेम सेल के रिसर्च के लिए, तो उसी को जो है रिवाइज किया जा रहा है। ये इनफैक्ट आ भी गया, तो इसके पहले जो थी तो वो 2013 में थी, उसके बाद जो है 2017 में आई है। 2017 वाली चल रही है अभी, वो जो है स्टेम सेल रिसर्च में गाइडलाइंस, बाकी ड्राफ्ट वगैरह का पता नहीं कब आया। अच्छा, इसको जो स्टेम सेल के रिसर्च की जो गाइडलाइन है उसको किसने डाला है? एक तरफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है और उसने हाथ अपना मिलाया है किसके साथ? डीबीटी के साथ। उनके थ्रू ये जो है स्टेम सेल रिसर्च में गाइडलाइंस आई हुई हैं 2013 एंड देन अपडेटेड इन 2017 द रिसेंट वन। ओके, चूँकि स्टेम सेल बहुत न्यूज़ में, तो इन्होंने ये बोला कि कमर्शियल बैंकिंग ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मटेरियल्स अदर देन द अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। जो बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट के साथ जो जुड़ा रहता है, जो काटा जाता है, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और उससे जो ब्लड निकलता है उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। ये तो इसमें स्टेम सेल होते हैं एक्चुअली, तो इसी को लोग कंजर्व करवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो कमर्शियल बैंकिंग करते हैं ना इस चीज़ के लिए, स्टोर करने के लिए, तो सब चीज़ का नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड वाला जो है पार्ट, बस उसी को कर सकते हैं जब तक कि फर्दर नोटिफाई नहीं करें। ड्राफ्ट में इन्होंने बोला, उनका कहना है कि इसके अलावा बाकी स्टेम सेल का कोई यूज़ है नहीं, तो उसको प्रोक्योर करना, उसको स्टोर करना, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ाना, खाली पैसा कमाना है। जैसे नहीं तो रेमडेसिविर का कोई फ़ायदा ही नहीं था, फिर भी लोग बेचे जा रहे थे, उसी तरह से बोल रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने मतलब 30 डिजीजेस, मोस्टली कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए स्टेम सेल के उपयोग को ओके कर दिया है ना। और जो भी स्टेम सेल में रिसर्च करेगा उसको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, याद रखिएगा, इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन का भी है। और साथ ही साथ ये भी बोला हुआ है कि जो नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च हैं उनमें ये बोला हुआ है कि सारे इंस्टीट्यूशन जो कि ह्यूमन स्टेम सेल में काम कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उन इंस्टीट्यूशंस को भी जस्ट लाइक बायोसेफ्टी यहाँ पे भी अपना इंस्टीट्यूशनल कमेटी बनाना पड़ेगा। और यहाँ क्या बनेगा? इंस्टीट्यूशनल कमेटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च, है ना। जैसे बायोसेफ्टी की वहाँ पे कमेटी बन रही थी ना इंस्टीट्यूट में जीएमओ के लिए, तो यहाँ पे स्टेम सेल के लिए जो इंस्टीट्यूशनल कमेटी बनानी पड़ेगी। और नेशनल जो है स्टेम सेल रिसर्च एंड थेरेपी क्या है, एक चीज़ है नेशनल एपेक्स कमेटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च एंड थेरेपी, उसके साथ रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है गाइडलाइन को कंप्लाई करने के लिए। ओके, इसका शॉर्ट देखें अगर, जो इंस्टीट्यूट में बनाना पड़ेगा तो वो ICSCR हो गया, इंस्टीट्यूशनल कमेटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च। और जो एपेक्स बॉडी जिसमें रजिस्टर करना है तो वो NACSCRT हो गया। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? NACSCRT का, NAC लिखिए, NACSCRT का नेशनल एपेक्स कमेटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च एंड थेरेपी। तो दिस इज इट। इसके साथ ही आपका जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। बायोटेक्नोलॉजी इज कंप्लीटेड, डन। मेरे हिसाब से इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आएगा तो फिर आप एलिमिनेशन करिएगा, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। बट पढ़ाने के लिए मैंने आपको 3 साल का 4 साल का जितना भी था करंट अफेयर, जितना भी था इस साइंस में इस टॉपिक से रिलेटेड और शंकर विजन सब कुछ से पढ़ा दिया। सो आई थिंक इट इज़ ओके। नेक्स्ट में अब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे? नैनोटेक स्टार्ट कर देंगे, है ना, नैनोटेक कर लेंगे। और थैंक यू सो मच बने रहने के लिए साथ में। और फिर से यही कहूँगा कि जो लोग 2022 की तैयारी कर रहे हैं, आपकी भलाई है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यू आर गेटिंग द बेस्ट। 11,000 में कहीं भी कोचिंग नहीं मिलती यार। लाइव कोचिंग तो लोग 20 के नीचे नहीं देते हैं, 20-25 के नीचे नहीं देते हैं। यहाँ लाइव कोचिंग दे रहे हैं और एनवायरनमेंट भी दे रहे हैं, इकोसिस्टम, जहाँ पे आप हमेशा हमसे बात कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो एनी टाइम। सारे डाउट, ऑल डाउट्स आर रिजॉल्व। ओके, लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में क्या है? गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से PDF खिलेगी, PDF में सब कुछ एडमिशन का प्रोसेस है। लेना चाहें तो ठीक है, 2021 दे रहे हैं अगर, तो प्लीज़ मत ज्वाइन करिएगा, प्रीलिम्स अच्छे से दे लीजिए, प्लीज़ मत करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में नैनो टेक्नोलॉजी।